नमस्कार। भारत का लोकतंत्र, इसका सबसे मजबूत स्तंभ है हमारी संसद। तो आज चलिए इसकी बुनियाद को ही समझते हैं। हम उन संवैधानिक अनुच्छेदों की बात करेंगे जो इसकी पूरी संरचना को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हमारे संविधान के हिसाब से देश की कानून बनाने वाली ये जो सबसे बड़ी संस्था है, इसका आधिकारिक ढांचा आखिर है क्या? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने पूरे विश्लेषण को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे नींव, फिर बात होगी 2 स्तंभों की, उसके बाद जानेंगे सदस्यों के बारे में और आखिर में समझेंगे इसकी पूरी कार्यप्रणाली। समझिए कि एक तरह से संसद की इमारत का आर्किटेक्चरल टूर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी नींव को ही देखते हैं। संवैधानिक तौर पर संसद का मतलब आखिर है क्या? देखिए, आर्टिकल 79 इसे एक बड़े ही आसान से फॉर्मूले में समझाता है। संसद का मतलब सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है जिसे हम टीवी पर देखते हैं। नहीं, ये 3 हिस्सों से बना एक पूरा निकाय है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं, और लोकसभा, यानी लोगों का सदन। तो राष्ट्रपति के बाद अब बात करते हैं इस ढांचे के उन 2 मजबूत स्तंभों की, मतलब वो 2 सदन जहां देश के लिए सारी नीतियां और कानून बनते हैं। यहां दोनों सदनों का जो बुनियादी फर्क है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। आर्टिकल 80 और 81 के हिसाब से देखें तो एक तरफ है राज्यसभा, जो राज्यों के हितों की आवाज है, और दूसरी तरफ है लोकसभा, जो सीधे सीधे देश की जनता की आवाज है, क्योंकि यहाँ प्रतिनिधि सीधे चुनाव से आते हैं। और ये एक और बहुत बड़ा अंतर है इनके काम करने के तरीके में। आर्टिकल 83 के मुताबिक राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, एक स्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता। इससे क्या होता है? नीतियों में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसे वक्त से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो ठीक है, ये तो हो गई सदनों की बात, पर इन सदनों का हिस्सा कौन लोग बन सकते हैं? संविधान ने इसके लिए क्या योग्यताएं, मतलब क्या क्वालिफिकेशंस तय की हैं? देखिए, आर्टिकल 84 में इसकी एक पूरी चेकलिस्ट दी गई है। पहली शर्त भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी शपथ लेनी होगी, और फिर आती है उम्र की बात, जो कि एक बहुत जरूरी पैमाना है। राज्यसभा के लिए उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 साल। एक और बड़ी दिलचस्प बात है आर्टिकल 88 में। ये एक खास अधिकार देता है मंत्रियों को और देश के अटॉर्नी जनरल को। अधिकार ये है कि वो संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, भले ही वो उस सदन के सदस्य हों या ना हो। चलिए अब इस पूरे ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। अब ये देखते हैं कि संसद के रोजमर्रा के काम के लिए, मतलब इसके फंक्शन करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। अब देखिए, लोकतंत्र में सबसे जरूरी क्या है? सही प्रतिनिधित्व, है ना? आर्टिकल 82 इसी को पक्का करता है। इसके तहत हर जनगणना के बाद जैसे जैसे आबादी बदलती है, उसी हिसाब से लोकसभा की सीटों का और निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से समायोजन किया जाता है, ताकि रिप्रेजेंटेशन हमेशा फेयर रहे। आर्टिकल 85 ये राष्ट्रपति को कुछ बहुत खास शक्तियां देता है, जैसे कि संसद के सदनों को सत्र के लिए बुलाना, सत्र को खत्म करना, और हाँ, जरूरत पड़ने पर लोकसभा को भंग भी करना। अच्छा, यहाँ ये समझना बड़ा जरूरी है कि राष्ट्रपति के पास संबोधन के, मतलब एड्रेस करने के 2 अलग-अलग अधिकार हैं। एक है आर्टिकल 86, जो उन्हें किसी भी समय संसद को संदेश भेजने का एक सामान्य अधिकार देता है, पर दूसरा है आर्टिकल 87, जिसके तहत उनका एक विशेष संबोधन होता है। ये अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है। ये हर आम चुनाव के बाद और हर साल के पहले सेशन में होता है, जिसमें सरकार अपनी नीतियों का ब्यौरा देती है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 79 से लेकर 88 तक ये सारे प्रावधान मिलकर भारत की विधायिका का एक मजबूत और साफ सुथरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को चलाने वाले दिशा निर्देश हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जिस तेजी से भारत बदल रहा है, नई नई तकनीक आ रही हैं, लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं, ऐसे में क्या हमारा ये 75 साल पुराना संवैधानिक ढांचा आज भी उतना ही मजबूत और प्रासंगिक है? ये एक सोचने वाली बात है।